कि दोनों नंबर्स बराबर हैं तो मुझे फिर ट्रू ट्रू मिलेगा, ट्रू ट्रू। और आई कैन इवन डू कि मैं एक्सप्रेशन यूज करना 20 है, और मैं यहाँ पर कंडीशन जब कंपेयर कर रहा हूँ तो नंबर 2 में मैं 30 ऐड कर दूँ ताकि वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ इस कंडीशन में कंडीशनल ऑपरेटर के साथ लेफ्ट और राइट पर एक्सप्रेशंस भी यूज हो सकती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है, इक्वेशन लिखी है, आपको पता है एक प्लस के साथ होती है एक माइनस के साथ होती है, तो आप एक साइड पर नंबर 1 की जगह पे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। और हमारे इंजीनियर्स ब्रदर जो है जानते होंगे कि हम ये करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा सिस्टम किस तरह का है, डैम्पिंग है, अनडैम्पिंग है, क्रिटिकली डैम्पिंग है। खैर एनीवे मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, लेकिन एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग कि नंबर 1 की जगह पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ सकती है। वी आर कंपेयरिंग टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। तो मैंने उसे 30 ऐड करके सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम यहाँ एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर मैंने यूज किया है, इससे मैं क्या हासिल कर रहा हूँ, लेट अस सी। यहां पर मैंने थोड़ी सी एक नई डायमेंशन ऐड की है। इफ यू रीड इट, इफ नंबर 1 is greater than 40 or number 2 is greater than 50, if it is true, print true, if it is false, then print false. तो यहां मैंने जो नया एलिमेंट यूज किया है वो है लॉजिकल ऑपरेटर और। यस सर। तो और जो है वो मैं अपने स्लाइड्स में जाना चाहूंगा, वहां मैंने कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि हम बुलियन ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और है, एंड है, नॉट है। तो थोड़ा सा इस स्लाइड में वो रिफ्रेशर है कि फॉर एग्जांपल इफ ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू, तो ए एंड बी विल बी ट्रू, और a is true, b is false, then a and b is false, or a is false, b is true, so a and b is false, and if both are false, then the a and b is false. अब यहाँ पर नॉर्मली हम, अगर आपको जहन में हो, मैं यहाँ पर कुछ टाइप करने की कोशिश करूँ कि हम बहुत सी लैंग्वेजेस में एंड की बजाय हम कहीं एंड लिखना चाह रहा हूँ, किसी वजह से वो मुझे टाइप नहीं करने दे रहा। मैं यहाँ तो नहीं रोकेगा ना मुझे। एनीवे लेट अस सी, वो कुछ मेरा प्रोग्राम जो है वो इन्फेक्ट हो गया है, तो स्लो हो गया, तो कुछ बाज़ औक़ात बहुत अनरीजनेबल सी। जस्ट मैं वो बात करना चाह रहा था, जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरी, कि वो यहाँ पर हम ये एंड हम इस्तेमाल करते हैं, ये एंड हम इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरे स्लाइड पे चला गया, लेकिन एनीवे मैं जो दिखाना चाह रहा था वो ये है कि हम सी में भी, और मैटलैब का मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि वो ये हम
एम्परसेंट साइन ये इस्तेमाल करते हैं। सर तो डबल एम्परसेंड होता है। ये क्या दो बार कहते हैं? एम्परसेंड। सर दो बार एम्परसेंड। एम्परसेंट, ग्लोबल एम्परसेंट। अच्छा, जी तो सर। यहाँ लेकिन यहाँ देखें आप कि हम एम्परसेंट यूज नहीं कर रहे, सिंपली ए एंड डी यूज कर रहे हैं, जो कि कॉमन सेंस में आने वाली बात है। और मैं जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन का कोर्स जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे इस एंड वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है, क्योंकि इस एंड में लॉजिक छुपी हुई है। इट सेज ए एंड बी इज ट्रू, देन रिजल्ट विल बी ट्रू। दोनों को ट्रू होना चाहिए, ए एंड बी मस्ट बी ट्रू। तो एनीवे मैं बस इतना सा कह के आगे निकल जाऊंगा। तो ये अगर आप देखेंगे ये पार्ट जो हम ए और बी और ए एंड बी का पढ़े, ये एंड गेट की ट्रूथ टेबल है। उसके बाद ये और गेट की ट्रूथ टेबल है, ये नॉट गेट है। इफ ए इज ट्रू देन नॉट ए विल बी फॉल्स, इफ ए इज फॉल्स देन नॉट ए विल बी ट्रू। तो इनमें से मैंने एक चीज जो है वो इस वक्त इस्तेमाल की है, यहां पर दो कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन इज नंबर 1 इज ग्रेटर देन 40। नंबर 1 ग्रेटर देन 40 है, बिल्कुल है। तो अगर मैं लेस देन लिख देता हूं, दोनों ही मैंने ग्रेटर लिखे हुए हैं, तो मैं इसको लेस देन कर देता हूं जस्ट टू बाय मेकिंग इट फॉल्स। नंबर 1 इज लेस देन 40, ये फॉल्स हो गया। नंबर 2 ग्रेटर देन 50, ट्रू हो गया। तो एक फॉल्स और एक ट्रू और के साथ आइदर दिस और दिस इज ट्रू, तो दोनों में से एक चीज ट्रू है, तो रिजल्ट हैज टू बी ट्रू। मैं रन करता हूं, फिर दोबारा बात करता हूं। जी, ये नंबर 1 इज लेस देन 40, रॉन्ग। नंबर 2 इज ग्रेटर देन 50, राइट। तो प्रिंट उसने फॉल्स क्यों किया है? एक जब ट्रू है, नंबर टू नंबर टू इज 20, नंबर 2 इज ग्रेटर देन 50, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। मैं बिला वजह इसको ट्रू बोले जा रहा हूँ, दोनों फॉल्स है। नंबर 1 इज लेस देन 40, फॉल्स है। नंबर 2 ग्रेटर देन 50, ये भी फॉल्स है। तो टू फॉल्स मेक इट फॉल्स फॉर और गेट। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं बाय मेकिंग इट ग्रेटर देन, अब नाउ दिस नंबर 1 इज ग्रेटर देन 40, ये ट्रू है। तो दूसरी चीज कंडीशन फॉल्स है, तो जो एंड रिजल्ट है हमारा वो ट्रू आएगा। ये यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, दिस वैल्यू, ये और के साथ है। इसी तरह यहाँ हम एंड लगा सकते हैं, एंड की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो चीज मैं अचीव करना चाह रहा था वो ये कि कंडीशनल ऑपरेटर के साथ बुलियन कंडीशंस को मिक्स किया जा सकता है। अब ये एंड है तो नेचुरली इट विल गिव मी ए फॉल्स रिजल्ट। जी सर। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि ये हमने जो कंडीशन शुरू में अप्लाई किया, उसमें उसने इसको बताया कि इसकी टाइप बूलियन है, और जो नंबर को हमने एंड पे यूज किया इसको बता रही है इंटीजर है। लेकिन हमने जब स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया था तो उसको हमने कोट में लिया था, उसको स्ट्रिंग लिया था। जी जी। उसकी क्या वजह? उसको अगर हम इंटीजर लेते तो वहां पे हमारा इफ और एल्स कमांड एप्लीकेबल ना रहती। नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा था कि जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं स्ट्रिंग को भी कंपेयर करते हैं, नंबर्स को भी कंपेयर करते हैं। ठीक ठीक, right। हाँ, सिर्फ ये बताना चाह रहा, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के स्ट्रिंग बनाया था। तो वहां पर आपको मैसेज लिख लेंगे तो ज्यादा और ऑब्वियस हो जाएगा।
सही। सर जी अब सर अगर हम सर कोई कोड लिख रहे हैं और सर हमारे पास 3 से 4 कंडीशंस हैं, उन सब में हम इफ यूज करते हैं, तो सर कोड तो वर्क करेगा या नहीं करेगा मेरे ख्याल से? नहीं, आप जो है इफ की नेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने 3 कंडीशन जो है वो चेक करनी है ट्रू, तो आप नेस्टिंग कर सकते हैं, इफ दिस इज ट्रू। लेकिन वो होता है आपके फ्लो चार्ट में कि आप एक स्टेप, इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस, एंड इफ दिस इज नॉट ट्रू तो नेक्स्ट कंडीशन आप देते हैं, इफ दिस इज ट्रू तो डू दिस, एंड इफ, तो आप नेस्टिंग करके आप 3 4 5 इकट्ठी कंडीशंस को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह एल्स की भी बैकवर्ड नेस्टिंग हो सकती है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर इस तरह की बनेगी, सबसे टॉप पे जो वो इफ होगा वो सबसे बॉटम के एल्स के साथ पेयर बनाएगा। तो कहेंगे तो मैं नेस्टिंग को भी जो है बाकायदा किसी टाइम के ऊपर डिस्कस कर दूंगा। एक ही सेशन कर लेंगे नेस्टिंग करके, फॉर की भी नेस्टिंग कर लेंगे, इफ की भी नेस्टिंग कर लेंगे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अच्छा, तो वी गो टू लिस्ट बैकवर्ड, और उसमें कुछ फीचर्स को ऐड करना चाहें। मैंने एक लिस्ट बनाई है और वो मिक्स्ड लिस्ट बनाई है, नाम भी उसको मिक्स्ड लिस्ट दिया है क्योंकि उसमें स्ट्रिंग्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। और फिर उसके बाद मैंने 2 एम्प्टी लिस्ट जनरेट की हैं। एक लिस्ट को मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग लिस्ट, और दूसरी लिस्ट को मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिक लिस्ट। यानी मैं इस मिक्स लिस्ट में, जिसमें स्ट्रिंग और न्यूमेरिक साथ साथ हैं, तो मैं दोनों को अलग करना चाह, नंबर्स को और स्ट्रिंग्स को अलग करना चाह। तो उसके लिए ये मैंने सिंपल सी एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है नीचे, और फिलहाल इसको अनमार्क कर दूं मैं, इट नाउ। तो फॉर लूप मैंने इंट्रोड्यूस किया पहले, फॉर उसी स्ट्रक्चर के साथ, और मैं क्या देख रहा हूँ, मिक्स लिस्ट जिसको मैंने नाम दिया है, उस मिक्स लिस्ट के एलिमेंट्स देख रहा हूँ। तो दिस टाइम जो फॉर लूप है वो आइटरेट करेगी लिस्ट को, जिस लिस्ट में मेरे 6 एलिमेंट हैं, तो ये 6 टाइम आइटरेट करेगी और हर एलिमेंट को 1 बाय 1 रीड करेगी, और जो हम उसके साथ ऑपरेशन करना चाहते हैं वो ऑपरेशन करेगी। ऑपरेशन में हमने कंडीशन डाल दी, ऑपरेशन हमने करना था, कंडीशन डाल दी। हमने कहा इफ इस इंस्टेंस और फिर ब्रैकेट में लिखा एलिमेंट कॉमा str। ये इस इंस्टेंस है, इट इज रीडिंग कि यहाँ जो लिस्ट है इसमें जो नंबर उसने पढ़ा है एलिमेंट के नाम से, ये एलिमेंट क्या एक स्ट्रिंग है। मैंने इस डिजिट भी ट्राई किया, इस डिजिट को भी देखा हुआ है मैंने, और उस दिन हम यहाँ क्लास में भी थे तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इस न्यूमेरिक को भी मैंने देखा, लेकिन वहां पर कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ, उनका यूज जो है वो बहुत स्पेशलाइज्ड है डिजिट्स को रीड करने का। वो डिजिट्स रीड करते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग में, कि आपकी स्ट्रिंग है, आपने उसमें नंबर्स भी डाले हुए हैं, अल्फाबेट्स भी डाले हुए हैं, लेकिन वो है स्ट्रिंग। तो उसमें से आप नंबर अलहदा करना चाहते हैं और जो कैरेक्टर्स हैं उनको अलहदा करना चाहते हैं, तो वो इस डिजिट जो है वहां पर हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप किसी एलिमेंट को देख रहे हैं कि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है,
तो उसके लिए ये एक बहुत पावरफुल कंडीशन जो है यहाँ पर मुझे इंट्रोड्यूस हुई, इस इंस्टेंस कि ये जो इंस्टेंस है, कौन सी इंस्टेंस? एलिमेंट, जो हमने अभी मिक्स लिस्ट में से पढ़ा है, मिक्स लिस्ट में से हमने एलिमेंट जो पढ़ा है, ये जो इंस्टेंस है एलिमेंट की, क्या ये स्ट्रिंग है? अगर है तो इसको स्ट्रिंग लिस्ट में अपेंड कर दो, इस एलिमेंट को स्ट्रिंग लिस्ट में अपेंड कर दो। और अगर नहीं है तो क्या ये इंट है? एलिफ यहां पर मैंने यूज किया है, ये शॉर्ट है एल्स इफ का। सी में और मैटलैब में एल्स इफ कमांड है, पेयर नहीं है बल्कि एक ही कमांड है, एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू डू दिस, else if this condition is true then do the next item। तो वो else if को यहां पर मिलाकर एलिफ कर दिया गया। तो एलिफ क्या चेक कर रही है कि क्या ये जो इंस्टेंस है एलिमेंट की, क्या ये इंटीजर है? अगर इंटीजर है तो इसको न्यूमेरिक लिस्ट में अपेंड कर। ये एक बड़ी सिंपल सी और बड़ी पावरफुल स्ट्रक्चर है, वो आपके सामने है कि जो लिस्ट को क्या कहना चाहिए, सॉर्टिंग का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, सॉर्टिंग जो है उसको ऑर्डर करना होता है। लिस्ट को अगर आपने सेपरेट करना है एक टाइप के एलिमेंट्स को, इसमें फ्लोट भी आ सकते हैं और भी टाइप आ सकती है, तो इसको जब हम रन करेंगे तो वी एक्सपेक्ट कि हमारी दो जो एम्प्टी लिस्ट हैं वो पॉपुलेट हो जाएंगी। और देखें यहां पर मुझे वो लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ी, एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि वो मैं इस लूप के अंदर नहीं डिक्लेयर कर सकता। तो व्हेन वी रन इट, तो यहाँ राइट के ऊपर आपको मैंने प्रिंट नहीं करवाई है और प्रिंट करवा लेना चाहिए था। तो यहाँ न्यूमेरिक लिस्ट बन गई 39, 43, 25 है, और एक लिस्ट बन गई स्ट्रिंग लिस्ट, इसमें ABCDEF और GHI। तो इस तरह से जो है वो लिस्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, सेपरेट हो गई। डिवाइड का लफ्ज शायद सही ना हो, कंडीशंस चेक करके। तो हमारे पास जो है वो इफ के साथ एलिफ की कंस्ट्रक्शन भी सामने आ गई। एल्स हम यूज कर चुके हैं पहले पिछले उसमें, और अब ये एलिफ की कंस्ट्रक्शन हमारे सामने आ गई। इस कंस्ट्रक्शन को मैं क्लोज करूंगा ताकि ये रिजल्ट बार बार हमें तंग ना करें। सर इसमें ये एल्स और एल्स इफ कमांड के एप्लीकेशन में क्या फर्क है, वो थोड़ा सा क्लियर कर देंगे? यानी एल्स कब यूज करना है और एल्स इफ कब यूज करना है? एल्स में मैं वापस जा रहा हूं। एल्स में आप देखें कोई कंडीशन नहीं बताई हमने कि यार अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये प्रिंट कर दो, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये प्रिंट कर दो। हम उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं डिफॉल्ट, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर तो ये मेरी मर्जी चलेगी, लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आपने ये डिफॉल्ट ऑपरेशन करना। कंडीशन कोई नहीं दी, एल्स के साथ कंडीशन कोई नहीं दी हमने, जबकि एलिफ के साथ हमने कंडीशन दी है। यानी हो सकता है कि इसमें कोई भी स्ट्रिंग ना होती या इंट ना होता तो उसने फॉल्स रिटर्न करना था या एरर मैसेज दे देना था। एरर मैसेज नहीं देंगे क्योंकि कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, तो एरर मैसेज ये नहीं देंगे, लेकिन प्रिंट नहीं करेंगे। लिस्ट हमारी जो खाली है वो खाली ही रहेगी। यानी अगर इसमें से मैं लिस्ट में से इंटीजर्स निकाल दूं तो सेंस तो नहीं बनेगा कोई, लेकिन चले हम ऐसा करते हैं कि इसको फ्लोट करके देखते हैं। 3.1 43.2
25। सर एक इंटीजर ही रहने दे खाली। एक इंटीजर छोड़ दूं? जी सर। नहीं, ये पहले मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं, फिर देखते हैं। देखिए ये अगर ये एग्जीक्यूट होता है, इसके रिजल्ट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंटीजर छोड़ते था। आप इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम एक लिस्ट, एक पॉपुलेशन तो आ जाए ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, एरर मैसेज ना आए। तो देखो उसने स्ट्रिंग को पॉपुलेट कर दिया, लेकिन न्यूमेरिक को पॉपुलेट नहीं किया और कोई एरर मैसेज नहीं दिया। स्ट्रिंग मिल गई उसे, उसने अपेंड कर दिया। एल सिर्फ इंटीजर मिले ही नहीं उसे, तो उसने कहा ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं, नहीं मिले तो मिलेंगे तो अपेंड करना है, अगर नहीं मिलेंगे तो कुछ भी नहीं करना। तो वो लिस्ट हमारी एम्प्टी रह गई। और अगर आप जैसे अहमद कह रहे हैं कि मैं एक इंटीजर छोड़ दूं, तो मैं एक इंटीजर इसमें छोड़ देता हूं, तो अब वो लिस्ट मेरी न्यूमेरिक लिस्ट भी पॉपुलेट हो जाएगी। और अगर हम इसमें नीचे एलिफ की बजाय एल्स यूज करें तो फिर ये हम कंडीशन भी नहीं लगा सकते फिर। नहीं, एल्स एल्स हम कहेंगे ना, तो वो जो इसके अलावा है ना, यानी स्ट्रिंग के अलावा जितने हैं वो सारे प्रिंट कर देगा। लेट अस ट्राई इट। सर एक सर फ्लोट की लिस्ट बना के सर उसको एल्स में लगा दें, वो नहीं, सकता है? इसी को कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि इफ के बाद एल्स। अच्छा, एक खास चीज नोट करें कि मैंने एल्स लिखा और उसने कहा यार ये आपने कॉलन नहीं लगाया, तो ये तो ठीक नहीं है। और मैंने कॉलन लगाए बगैर मैंने एंटर दबा दिया, उसने खुद कॉलन लगा दिया। ये फॉर जब मैं लिखूंगा तो वो कॉलन नहीं लगाएगा। सुन रहे मेरी बात? जी। जब आप फॉर लिखेंगे और कॉलन नहीं लगाएंगे तो वो खुद कॉलन नहीं लगाएगा। लेकिन जब मैंने एल्स लिखा और कॉलन नहीं लगाया तो उसने कॉलन लगा दिया। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि सर इसके बाद कोई कंडीशन ही नहीं है एल्स के बाद। नहीं नहीं, उसे पता है ऊपर इफ लिखा हुआ है, उसके साथ पेयर एल्स कॉलन का ही बनता है और कोई दूसरी चीज है नहीं, जी सर सही है। इसलिए उसने किया। अच्छा, अब हम जो है वो एल्स के साथ जो है वो कहते हैं न्यूमेरिक लिस्ट। तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? एक्सपेक्ट में जब भी करता हूं तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन से डर भी लगता है, लेकिन एनीवे तो अगर हम ये एल्स कहते हैं तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? कंडीशन कोई नहीं लगाई हमने, तो वो इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दोनों न्यूमेरिक लिस्ट में प्रिंट कर देगा। देख रहे हैं न्यूमेरिक लिस्ट वेरिएबल एक्सप्लोरर में 39, 43.2, 25.0, क्योंकि हमने कोई एल्स में उसने कहा बाकी सारा काम जो एल्स में चला गया। जो थे स्ट्रिंग थी वो एक लिस्ट में चली गई, और जो बचा कुचा था वो सारा दूसरी लिस्ट में चला गया, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं दी। ठीक है ना? जी अब क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह, काफी समझ आ गया। इंशाल्लाह। अच्छा, सिमिलरली मैंने एक और जो है न्यूमेरिक लिस्ट बनाई है। मैं ये क्लोज कर दूं, आई डोंट नीड दिस, मे बी आई डिलीट इट, लेट भी देयर शेयर करने में काम है।
दरमियान में मैंने कुछ लाइनें छोड़ी हुई हैं, वो लाइंस मैंने रीडेबिलिटी की वजह से छोड़ी हुई है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम एक जो है वो न्यूमेरिक लिस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो नंबर्स हैं इवन एंड ऑड, एंड वी रन इट। तो हमारे पास एक लिस्ट ये आ गई इवन ऑड नंबर्स की, 0 से 9 तक के नंबर्स। फिर हमने क्योंकि एक लूप चलानी है, तो हमने दो लिस्ट इनिशिएट की, एम्प्टी लिस्ट इनिशिएट की इवन और ऑड के नाम से। और फिर हमने इस लिस्ट को पढ़ा फॉर लूप में, फॉर नंबर इन इवन ऑड। ये मेरी लिस्ट का नाम है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मैंने इवन ऑड लिखा है। तो इस लिस्ट में मैंने नंबर पढ़ा, और ये नंबर वाइज 10 टाइम ये लूप चलेगी और सारे नंबर्स को पढ़ लेगी। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम में भी मैथमेटिक्स का ऑपरेटर यूज किया, एंड दिस ऑपरेटर इज, मैंने इफ के साथ कंडीशन जनरेट की है मैथमेटिकल ऑपरेटर के जरिए से। एंड ये ऑपरेटर है नंबर परसेंटेज साइन 2, एंड इट मींस नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो ये रिमाइंडर के लिए है ना? ये रिमाइंडर सर जो बचता है डिवाइड करने पर। रिमाइंडर, रिमाइंडर। हाँ रिमाइंडर, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, रिमाइंडर। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई नंबर है मेरा से 68 है, और उसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वे तो ये है कि 68 को मैंने 2 से डिवाइड किया, और ध्यान में रखें कि मैंने जब डिवाइड किया 2 से, तो उसने बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट है मेरा फ्लोटिंग में दिया। लेकिन अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, दिस इज द वे वी डिवाइड नंबर्स। लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो परसेंटेज की साइन इस्तेमाल की है। इसका मतलब है कि आप तो डिवाइड करें, और जो रिटर्न करेंगे वो क्वोशेंट नहीं। यहाँ तो ये क्वोशेंट रिटर्न हुआ 34, जो रिजल्ट है डिवीजन का, लेकिन यहाँ पर उसने रिटर्न करना है रिमाइंडर को। नंबर परसेंटेज साइन 2 मींस नंबर डिवाइडेड बाय 2, और मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे रिमाइंडर चाहिए कि रिमाइंडर क्या बचा। और मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है कि अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो समझ जाओ कि ये इवन नंबर है, और इसको इवन नंबर की लिस्ट में अपेंड कर दो। और अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर बाकी और तीसरी कोई कंडीशन ही नहीं है, उसको ऑड लिस्ट में अपेंड कर। सो दिस इज a very easy and straightforward way of sorting out list based on mathematics, based on comparison, based on compound conditions। compound मैंने किया, और एंड को आप कंपाउंड कर सकते हैं कंडीशंस में, जहां पर भी कंडीशंस चेक हो रही हैं। और मैंने पहले भी कहा कि जो कंडीशन चेक करने का जो पावर है आपका, और वो लॉजिकल वे जिस तरह आप कंडीशंस को चेक करते हैं, इट गिव्स इंटेलिजेंस टू योर कोड। एंड इंटेलिजेंस यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ डिसीजन मेकिंग पावर, कि एक कोड जो है वो डिसीजन, कितनी अच्छी डिसीजंस कर सकता है। वो जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो कंडीशंस हैं। तो इफ द कंडीशंस played carefully, properly, so it gives lot of intelligence to your program। अच्छा, तो सर इसमें एक बात क्लैरिफिकेशन चाह रहा था कि अगर हम सिंपल डिवाइड के लिए जो स्लैश यूज होती है वो यूज करेंगे, तो सिंपल डिवाइड होगा, और आंसर हमें जो डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो दे देगा, जो आपने डिबगिंग विंडो में दिखाया, जो फ्लोट में आंसर देता है आमतौर पर। जी 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 जी। जब भी हम परसेंटेज यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए, तो फिर हमें आंसर आउटपुट जो है ना वो रिमाइंडर मिलेगा।
रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन ये जो यहाँ पर जो ये नंबर %2 है, ये रिमाइंडर रिटर्न नहीं करता, ये बताता है रिमाइंडर है या नहीं है, क्योंकि कंडीशन चेक कर रहे हैं हम। तो नंबर %2 इज इक्वल टू 0 एक कंडीशन है कि हाँ जो सही नंबर %2 से एक नंबर आया हमारे पास, और उस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं 0 से। अगर वो 0 है तो इसका मतलब है पूरा डिवाइड हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 35 डिवाइडेड बाय परसेंटेज, बल्कि %2, तो ये मुझे 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 1 है। और इस लूप में मैं कंडीशन लगा रहा हूं, इस नंबर के साथ 1 के साथ एक कंडीशन लगा रहा हूं कि 1 इज इक्वल टू 0, इफ नॉट 0 तो फिर नंबर को ऑड में ले जाओ, ऑड वाली लिस्ट में ले जाओ। और अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया, जैसा कि अगर हम 36 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। और जो सिंपल डिवीजन है 68 बाय डिवाइड बाय 2 जो ऊपर की थी, वो हमेशा इंटीजर को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर वो हाँ, वो जो मर्जी नंबर हो उसमें रिजल्ट देना है, और फ्लोट में ही देना है नेचुरली, क्योंकि जो है यू नेवर नो कि नंबर जो है वो आप यानी आप जब डिवीजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कंट्रोल नहीं होता कि आप रिजल्ट को इंटीजर में लाएं। हाँ, आपको इंटीजर चाहिए तो इसको इंटीजर बना लें। अप्रोक्सीमेशन जो हमने पहले हाँ पढ़ा जी, भी था उसको हाँ कन्वर्ट हाँ कर सकते हैं। हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली इन मैथमेटिक्स यू वुड नॉट लाइक टू डू इट। राइट, ठीक, जज़ाकल्लाह। बल्कि मैथमेटिक्स में जो आपका जो जोर होगा वो इस बात पर होगा कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। रिजल्ट तो फ्लोट में ही आएगा। उसके भी हम चेक लगा सकते हैं कि हम हाँ, कितने लगा डेसिमल दो। तक, नहीं, चेक नहीं लगाते, हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इतने डेसिमल तक हाँ कन्वर्ट हाँ कर दो हाँ इसको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। सर सी लैंग्वेज में तो हम शॉर्ट और फ्लो शॉर्ट डबल ये यूज करते थे मेरे ख्याल से इसके लिए। फ्लोर और सीलिंग की बात कर रहे हैं? सर डेसिमल के बाद सर कहाँ तक मतलब अच्छा कोई अच्छा 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 बेसिक। अच्छा, ठीक 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 है। वो परसेंटेज साइंस के साथ वो आप नंबर ऑफ डिजिट्स बता देते हैं, 2F या F2, 2F, 3F, 4F, पता नहीं कोई इस तरह की स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये हियर वी आर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो काम हमने ऊपर किया है, मिसाल के तौर पे हमने लिस्ट को सेपरेट किया था, ऊपर लिस्ट को सेपरेट किया था और नीचे हमने नंबर्स को सेपरेट किया है, तो फॉर लूप यूज किया है। और फॉर लूप को, क्योंकि बहुत सिंपल सी एक्सप्रेशन है ना, कोई बड़ी एक्सप्रेशन नहीं है, एक सिंगल लाइन की एक्सप्रेशन है, तो अगर आपकी एक्सप्रेशन छोटी है, ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नहीं है, तो फिर इस फॉर लूप को आप एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं जो मैंने नीचे दी है, और ये है जनाब अली, एक मैंने इस्तेमाल किया है इंटीजर्स के लिए, एक लाइन इस्तेमाल की है, दूसरी लाइन मैंने स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल की है। और स्ट्रक्चर क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ कि यहाँ मैंने जो जो बताई हुई थी ना, जो उनको मैंने मार्क किया हुआ है, जिसको वो कह रहा है कि यार ये क्या चीज़ें नई ले आए हो तुम, ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने वो अनमार्क किया है, तो अब उसको सुकून हो गया। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखें, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया x, कुछ भी हो सकता है, ये x लिख दें आप,
जे लिख दें और कोई वर्ड लिख दें। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं स्ट्रिंग सेपरेट कर रहा हूँ तो आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। str आप नहीं लिखेंगे, str कीवर्ड है, आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, कोई और लिख सकते हैं। यानी x इज इमटेरियल, जो आपको पसंद आए, जो आपको समझ आए, जो रीडेबल हो, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डिक्लेयर किया है कि मैंने इस लाइन में एक x मेरा वेरिएबल है, और फिर मैंने x को लिंक किया है मिक्स लिस्ट से, फॉर के जरिए से, फॉर x इन मिक्स लिस्ट, कि ये x मैं कहां ढूंढ रहा हूं, मिक्स लिस्ट में ढूंढ रहा हूं। और मिक्स लिस्ट के बाद मैंने एक कंडीशन दी है कि अगर ये काम करना है, तमाम x को देखना है, कैसे x को, जो कि इंटीजर्स हों। देखिए वही वही कमांड है जो मैंने फॉर लूप में इस्तेमाल किए, लेकिन अब आपको ये सिंगल लाइन में लिखी हुई नजर आ रही सर ये x फॉर x को थोड़ा रिपीट कर सकते हैं सर? है। x फॉर x नहीं पढ़े आप, इसको इसको पढ़े x, मतलब कि इस लाइन में x मेरा एक वेरिएबल है। समझ रहे, x फॉर x पढ़ेंगे ना, तो ये जी सर। इसकी लॉजिक जहन में नहीं रहेगी आपकी। ठीक है सर। सबसे x। पहला जो लेटर x, ये मैंने एक वेरिएबल बताया कि ये मेरा इस लाइन में x मेरा वेरिएबल है, और मैंने कहा इसको जो भी नाम देना है मैं दे सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। फिर उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाई है इस एक लाइन में, फॉर x इन मिक्स लिस्ट, ये वही स्टेटमेंट है जो ऊपर लिखी हुई थी, फॉर x इन मिक्स लिस्ट, ये लाइन जो यहाँ लिखी थी ना, हमने फॉर लूप बनाई थी, फॉर एलिमेंट इन मिक्स लिस्ट। तो यही लिखा, मैं x की जगह एलिमेंट लिख देता हूं। तो ये फॉर x इन मिक्स लिस्ट, ये क्या है, ये फॉर लूप चल रही है, और इस फॉर लूप में जो चीज एग्जीक्यूट हो रही है ये लास्ट है, ये कंडीशन है, इफ कि ये जो x को तुमने चेक करना है कि क्या ये x जो है इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है, इसको लिस्ट में डालो, कुछ नहीं, अपेंड वगैरह कुछ नहीं कहा हमने। और इसी पैटर्न पे दूसरी लाइन लिखी है, उसमें सिर्फ क्या चेक किया है, चेक मैंने चेंज कर दिया कि इंट की बजाय स्ट्रिंग चेक कर रहा हूं अब मैं, कि यार ये लिस्ट को पढ़ो, मिक्स लिस्ट को, और इसमें जहां जहां स्ट्रिंग नजर आए उसको मेरी लिस्ट में डाल दो, लिस्ट स्ट्रिंग में डाल दो। तो जो काम मैंने ऊपर किया था एग्जैक्टली वही काम इन दो लाइनों के जरिए से हो रहा है, और रिजल्ट जो है वो, मैं इसको और भी, मिसाल के तौर पर मैं इसमें प्रिंट भी शामिल कर सकता हूँ, कि रिजल्ट को प्रिंट करवाना है मुझे तो प्रिंट की कमांड इसी लाइन में मैं डाल दूं। लेकिन उससे फिर ये है कि उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने में मुश्किल हो जाएगी। मैंने इसको रन किया है, और रन करने के बाद इसने मुझे लिस्ट इंट और लिस्ट एसटीआर, लिस्ट इंट और लिस्ट एसटीआर ये दे दी उसने मुझे। जी, ये लिस्ट इंट आ गई। इंट सिर्फ एक ही है ना उसमें, हमने एक ही छोड़ा था, पहले तो थे ज्यादा क्योंकि बाद में एक ही छोड़ा था। तो ये लिस्ट इंट आ गई, इसमें 39 है, और लिस्ट स्ट्रिंग आ गई, इसमें ABCDEF और GHI है। तो जब आप जो है लिस्ट को आइटरेट करते हैं इस तरह से, इसको कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन।
तो हमने लिस्ट कंप्रीहेंशन यहाँ पर यूज किए कंफर्टेबली, वही काम करने के लिए जो ऊपर फॉर लूप में हो रहा था। और ये हमारे लिए उस वक्त हैंडी है जबकि फॉर लूप की बॉडी में जो एग्जीक्यूशन है वो ज्यादा बड़ी ना हो। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10 लाइनें मुझे लिखनी थी तो फिर मैं लिस्ट कंप्रीहेंशन नहीं करूंगा, हो जाएगी लेकिन उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसको उसके सिंटैक्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगी, एक लाइन में आएगी भी नहीं, कई लाइनें बनानी पड़ेंगी, तो वो फिर फायदा कोई नहीं उसका। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन खुद जो है वो ऐसे फॉर लूप जिसमें कि आपने किसी आइटरेबल को, ट्यूपल को, स्ट्रिंग को या डिक्शनरी को आइटरेट करना है वन बाय वन, और ये कंडीशन चेंज भी हो सकती है, कुछ इस कंडीशन की जगह पे कोई और एक्सप्रेशन भी लिखी जा सकती है। मिसाल के तौर पे मैं इफ इस इंस्टेंस नहीं लिखता, मैं क्या कहता हूं कि एक्स को स्क्वायर कर दो, न्यूमेरिक लिस्ट में मैं एक्स को स्क्वायर करवा देता हूं। तो जरूरी नहीं है कि मैं ये कंडीशन ही चेक करूंगा इसमें, वो जो फॉर की बॉडी में जो कुछ भी मुझे काम करना था वो यहां पर मैं एक्सप्रेशन पूरी डाल सकता हूं। और दरमियान में देखिए कि इसमें कलर्स तो इस्तेमाल हुए, कॉमा कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तो कलर्स से आप सेग्रीगेट कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजों को, तो दिस इज कॉल्ड लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो मैंने चाहा कि लिस्ट के हवाले से काफ़ी चीज़ें हमने देख ली हैं। इंशाल्लाह हम इसको एट द एंड एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ हमने किया भी है। इसी तरह से मैंने वो जो इवन और ऑड वाला फंक्शन है उसको भी लिस्ट कंप्रीहेंशन में लिख दिया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है लिस्ट कंप्रीहेंशन की बहुत एलिगेंट है, बहुत पावरफुल है। इसी तरह से और भी टास्क है, हम फंक्शन डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश करेंगे कि जो काम हमने अब तक किए हैं उसको फंक्शंस में कहीं पर एम्बेड करके और फंक्शंस के पावर को देखें। तो वहां पर भी हमें सिंगल लाइन फंक्शंस लिखे हुए नजर आएंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। जी बोले। हमारी लाइन 38 में x%2 और आगे डबल इक्वल की बजाय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। मैंने चेंज किया था इसको, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये नॉट इक्वल टू 0 के ये लिए नॉट इक्वल, हाँ सॉरी मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने नोट ही नहीं किया ना लिखते वक्त, तो मैंने देखा था। क्योंकि यहाँ देखें ना, यहाँ पर आप देखें कि इवन ऑड के लिए एल्स के आगे कंडीशन नहीं है, ऑपरेशन है जी। यहाँ मुझे कंडीशन डालनी थी, ठीक, तो मैंने इसलिए कंडीशन डाल दी कि नॉट इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन इसलिए डालनी पड़ रही है क्योंकि इसमें जो है वो हमारे जरूरी नहीं, पास जरूरी else नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं एल्स जरूरी नहीं ऑपरेशन है। नहीं है। हाँ मैंने अभी सिर्फ इस कोड को यहाँ ट्रांसफॉर्म किया है। मेरा ये गुमान है कि अगर मैं ये कंडीशन ना भी डालूं तो भी ये ऑपरेट कर जाएगा। मैं ट्राई करूंगा एंड आई लेट यू नो। अच्छा, इसमें जो है हमारा जो लिस्ट कंप्रीहेंशन है इसमें एल्स नहीं होता, और जो दूसरा हमारा फॉर्मेट है उसमें एल्स हमेशा उसको हमें इंक्लूड करना पड़ता है। नहीं, आप इस तरह से नहीं देखेंगे इसको, यू विल लुक इट अदर वे अराउंड। आप सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है फॉर के लिए अलोंग विद सम ऑपरेशंस, उस चीज को हम एक लाइन में ले जा सकते हैं। तो हम ये नहीं ढूंढेंगे कि इसमें एल्स कहाँ गया, हम नहीं ढूंढेंगे। ये स्ट्रक्चर अलग है, बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन सामने है हमारे कि हमने किस स्ट्रक्चर की जगह पे इन लिव ऑफ हमने लिस्ट कंप्रीहेंशन को यूज किया। और आप ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा बड़े जो हमें अगर स्ट्रक्चर हो उसमें लिस्ट कंप्रीहेंशन को यूज करना मुश्किल हो जाता है, उधर वहां पे दूसरा नहीं, लिखना मुश्किल हो जाएगा ना, लिखना मुश्किल हो जाएगा ना कि यहाँ पर अगर मैं फॉर के आगे एग्जीक्यूशन में मेरे 10 लाइनें हैं तो उस 10 लाइन को एक लाइन में तो लिख ही नहीं सकता ना। सही।
तो इसलिए वो अगर मैं लिख भी लूंगा, मैंने कहा मैं लिख सकता हूँ, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेशन के साथ और गलतियों के साथ, गलतियों के साथ, तो फायदा कोई नहीं होगा। सही। तो इसका फायदा तो जब ही होगा कि जब वो जो एक्सप्रेशन है मेरी वो शॉर्ट हो, कोई फार्मूला हो, एक फार्मूला हो मिसाल, तो सिंपल यहाँ फार्मूला लिख दें। और अब ब्यूटी क्या है कि आपने लिस्ट में आपके 1000 एलिमेंट्स है, उन 1000 एलिमेंट्स को आपने मॉडिफाई करना है, एक लाइन लिखे सारे मॉडिफाई हो गए। अभी तो एलिमेंट हम थोड़े है ना गिन रहे हैं हम ना, क्योंकि हमें नजर, हम चाहते हैं कि हमारी व्यू में रहें, लेकिन असल में तो मिसाल के तौर पे जिन जिन लिस्ट के ऊपर मैं चीज़ों को ऑपरेट करता हूं उसमें फॉर एग्जांपल 22,000 एलिमेंट्स होते हैं, और अगर मुझे उन्हें मॉडिफाई करना है और सबको एक ही लाठी से हाँकना है, एक ही एक्सप्रेशन सब पे लगानी है, तुम एक लाइन लिख के सारे पूरे 22,000 एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। अच्छा सर, इसमें जो है हमने ऊपर जो फॉर लूप चलाया था फॉर एलिमेंट इन मिक्स्ड लिस्ट, वहां पे एलिमेंट यूज हुआ था। इस इंस्टेंस के अंदर भी एलिमेंट कॉमा str, तो यहाँ पर हम वो एलिमेंट की बजाय कोई भी वेरिएबल एक्स डिफाइन कर देते हैं। नहीं मतलब ये नहीं दो नहीं 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 नहीं, मैंने मैं कहा शायद मैं एक्स नहीं लिखता, मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, एलिमेंट लिख देता हूँ। और मैं बताता हूँ कि ये जो है मुझे, मैंने स्पेलिंग सही लिखी है एलिमेंट की, हाँ मैंने सही लिखी, मुझे डाउट हो रहा है कि ये क्यों के, मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, सारे एलिमेंट बना, सारे एक्स को मैं एलिमेंट बना देता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि मसला ये हो गया कि वो जो मेरी लाइन है थोड़ी सी लंबी हो गई। जी, तो मैंने ये बात की थी कि आप एक्स ना लिखें, आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लें जो आपको इसको एक्सप्लेन करने में मदद दे, याद रखने में मदद दे, अब वो कोई भी वर्ड लिख लें। और ऊपर वाले फॉर्मेट में हम एलिमेंट की जगह कोई वेरिएबल एक्स डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़े मजे से, बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत कंफर्टेबली। आई जे के, नॉर्मली आपको मैटलैब में देखा होगा वो आई यूज करेंगे या जे यूज करेंगे, वो सिंगल लेटर यूज करेंगे, आप नंबर पूरा वर्ड लिख सकते हैं। तो ये इसका ताल्लुक है रीडेबिलिटी से, कि आप देखते हैं कि आपका प्रोग्राम कितना रीडेबल है। तो आमतौर पे ऐसे होता है, आमतौर पे ऐसे होता है कि हम ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं, आईडी होते हैं, इनमें एक फैसिलिटी होती है रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग ये स्पाइडर में अवेलेबल नहीं है। तो रीफैक्टरिंग ये होती है कि आपके प्रोग्राम में, कोड में कोई वेरिएबल आपने 50 जगह पे यूज किया है, तो आप रीफैक्टरिंग के जरिए से एक दफा में 50 के 50 को मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको एक एक लाइन पे जाने की जरूरत नहीं। तो मैं ये बात कर रहा था कि जहां पर आपको इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो तो आप अच्छे वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन जहां इस तरह की फैसिलिटी ना हो तो फिर ये लाइन, मुझे सबसे ज्यादा जो कंसर्न है इस बात का, ये लाइन लंबी ना हो जाए, कि मुझे पूरी लाइन एक व्यू में ना आए मेरे, मुझे 2 लाइन में इसको लिखना पड़े। लिख सकता हूँ 2 लाइन में भी, लेकिन ये कि वो फिर रीडेबिलिटी का मसला नहीं रहा। तो ये लिस्ट कंप्रिहेंशन हैंडी जब भी होगी जबकि लाइन छोटी हो। लेकिन एक्स और एलिमेंट और वर्ड्स ये सब वेरिएबल है। जो वाइट नजर आ रहे हैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जितने भी वाइट नजर आ रहे हैं ये सब वेरिएबल्स हैं। इनकी फॉर्म, जो वेरिएबल लिखने के रूल्स हैं, वो कोई भी शक्ल हो सकती है। सर जी सर ये रीफैक्टरिंग का जो आप फीचर बता रहे थे सर, ये वही है सर, एक वेरिएबल का नेम चेंज करते हैं, कोई शॉर्टकट की प्रेस ऐसे ही करके वो ऐसे सबका हो ऐसे जाता है।
ऐसे उसी की बात कर रहा हूँ। पाईचार्ट में ये अवेलेबल है, और इसमें कुछ इनडायरेक्ट वेज हैं, लेकिन आईडी में अभी वो काम कर रहे हैं, कहते हैं जल्दी इंट्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं। जी सर। नॉर्मली हम स्पाइडर जब यूज करते हैं एनाकोंडा में, तो हम उसके साथ काइट की सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करते हैं। तो काइट जो है हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देती है। अब हुआ ये है कि जब स्पाइडर की स्टैंड अलोन, पहले ये स्पाइडर हमेशा एनाकोंडा में यूज होता था, अब स्पाइडर स्टैंड अलोन भी यूज हो रहा है। सर एनाकोंडा क्या है? मैं एनाकोंडा पूरा एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है जिसमें आप डेटा साइंस करते हैं। डेटा साइंस जब आप करते हैं तो उसके लिए जो सबसे पावरफुल एनवायरनमेंट है, और बहुत सारे हैं, डेवलपर्स जो है वो दर्जनों तरह के एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो एनाकोंडा है। सर हम स्पाइडर में ही करेंगे जी या सर। हम एनाकोंडा में करेंगे? हम जब डेटा साइंस में जाएंगे तो हम एनाकोंडा में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, इंशाल्लाह। तो बात में क्या कर रहा था, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ लिस्ट कंप्रीहेंशन में मेरा जो इमीडिएट कंसर्न वो ये है कि मेरी लाइन जो है वो रीडेबल हो। तो जितनी आप समझते हैं, आपके लिए मिसाल के 3 लाइन आप कहते हैं रीडेबल हैं, नो प्रॉब्लम। जो है जो जो प्रोग्रामर होता है वो तो स्टीयरिंग पर बैठा होता है ना, तो वो डिक्टेट करता है कि प्रोग्राम को किस तरह से लेके चलना, और वो उसके अपने गट्स होते हैं, अपना एक्सपीरियंस होता है जो ग्रेजुअली वो टाइम के साथ साथ सीखता जाता है। तो वो फिर कहता है कि मेरा कंफर्ट लेवल यहाँ है। तो लेकिन एनीवे ये लिस्ट कंप्रीहेंशन बहुत पावरफुल एक स्ट्रक्चर है जिसको कि प्रोग्रामर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ओके, जो हमारा आज का एजेंडा था उसमें से मेजॉरिटी हमने कवर कर लिया। एक चीज सिर्फ जो है रह गई है गालिबन, मैथमेटिक्स अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो मैंने जैसे इसमें शो किए हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास में पूरी लाइब्रेरी हम करेंगे और फिर उसके बाद मैथ को पूरा एक सेशन देंगे जिसमें सिर्फ मैथ करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो अब जो है वो जो एक हमारा कोड था सर्कल्स बनाने वाला, उसकी तरफ थोड़ा सा आना चाहेंगे, थोड़ी देर डिस्कस करेंगे। हमने ये पूरी स्ट्रक्चर जो है डिस्कस कर ली थी, ये इसका पहला पार्ट डिस्कस कर लिया था, दूसरा मैंने नहीं किया था। तो पहले पार्ट में क्या है, हमने आइटरेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं कि कितनी दफ़ा कितने सर्किल बनाने हैं। हमने कहा हमें 10 सर्किल बनाने हैं, लेकिन गालिबन 9 बनेंगे। मैं बताऊंगा कि क्यों 9 बनेंगे। फिर हमने फॉर स्ट्रक्चर के जरिए से 2 एम्प्टी लिस्ट ए और बी उनको पॉपुलेट किया और उसमें पूरे सर्किल के पॉइंट्स डाल दिए। जी, और वो मैं ऊपर जाऊं थोड़ा सा, टू बिगिन विद हमने नम्पी को इंपोर्ट किया, np matplotlib.pyplot, इसको इंपोर्ट किया, splt और टाइम को इंपोर्ट किया, stime इंपोर्ट टाइम। फिर उसके बाद में plt.in एक जो है वो matplotlib की कमांड है जो कि विजुअलाइजेशन में मदद देती है, उसे यूज किया। फिर मैंने थीटा एक वेरिएबल है उसको पॉपुलेट किया, और 360 इंस्टेंसेस, पूरा एक सर्किल इस थीटा में पड़ा हुआ है, पूरा एक सर्किल पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे 10 सर्किल्स बनाने, जब 10 बन जाते हैं तो 1000 भी बन जाते हैं, 10,000 भी बन जाते हैं, नो प्रॉब्लम, वो आपका कंप्यूटर करता है। फिर एक 2 एम्प्टी लिस्ट ए और लिस्ट बी डिक्लेयर की। और फॉर लूप में पिछली दफा हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन, रेडियस इनटू कॉस थीटा और रेडियस इनटू साइन थीटा, ये 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो ऑपरेट की, और उससे मैंने ए और बी
जनरेट की है और ए और बी को जो लिस्ट है, लिस्ट ए और लिस्ट बी, उसमें पॉपुलेट कर दिया अपेंड के जरिए से। तो अब ये सारे नॉमेनक्लेचर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम समझते हैं। जी सर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ये तो अब मेरे पास लिस्ट आ गई जिसमें 10 सर्कल्स पड़े हुए या 9 सर्कल्स पड़े हुए। 9 सर्कल इसलिए है कि जब मैं ये आइट्रेट करूंगा तो ये जीरो से आइट्रेशन शुरू होगी और जब जीरो से शुरू होगी तो फिर जीरो रेडियस के साथ भी एक सर्कल बनेगा, तो वो तो सर्कल होगा ही नहीं, तो वो नजर नहीं आएगा हमें, तो लिहाजा सर्कल हमें 9 नजर आएंगे। एनीवे फिर मैंने एक फिगर की इंस्टेंस जनरेट की कि मुझे एक फिगर चाहिए, और जब मैंने कहा पीएलटी डॉट सब प्लॉट 1, तो उसने कहा चले ठीक है मैं आपको एक सब प्लॉट बना देता हूँ, मैं 2 या 4 सब प्लॉट भी बना सकता हूँ, मुझे एक ही चाहिए। और इस राइट हैंड की कमांड ने मुझे 2 चीजें रिटर्न की, एक एक्सेस और एक फिगर। हमने मैटप्लॉटलिब को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है जब हम डेटा साइंस की बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये बता दूं कि जब मैंने ऐसा किया तो लेफ्ट हैंड पे एक्सेस और फिगर, ये किसी भी फिगर को हैंडल करने के हैंडल्स कहलाते हैं। तो मुझे 2 हैंडल्स मिल गए, एक फिगर के नाम से और एक एक्सेस के नाम से। नीचे मैंने एक्सेस के नाम से भी हैंडल यूज किया है, फिगर के नाम से भी हैंडल को यूज किया है लूप में, और मैंने आइट्रेशन किए फॉर लूप में, 0 को एक्सक्लूड कर दिया है मैंने 1 से लेकर और आइट्रेशन एंड तक, ये मैंने जो है वो ये आइट्रेट किए हैं, तो यानी 9 टाइम मैं इसको आइट्रेट कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर ये प्लॉट है, एक्सिस का हैंडल मैं यूज करके ए और बी को प्लॉट कर रहा हूँ। ए और बी क्या चीज है, ये सर्किल के कोऑर्डिनेट्स हैं। और जब ये कंप्लीट चलेगा प्रोग्राम तो फिर वो तमाम कोऑर्डिनेट्स मिलके एक सर्किल बना लेंगे, और लिस्ट ए आई में एक सर्किल होगा, लिस्ट ए 1 में एक सर्किल होगा, लिस्ट ए 2 में दूसरा सर्किल होगा, लिस्ट ए 3 में तीसरा सर्किल होगा। तो इस तरह वो हमें 9 सर्किल्स मिल जाएंगे। ये एक स्पेशल कमांड है एक्सेस सेट एस्पेक्ट, कि मैं जो सर्किल बनाना चाहता हूँ वो स्क्रीन पर मेरे आने हैं, और स्क्रीन पर अगर मैं ये एक्सपेक्ट ना दूं तो वो सर्किल बनने के बजाय मुझे स्क्रीन के अपने लिमिटेशंस की वजह से वो एलिप्सिस नजर आएंगे, सर्किल नजर नहीं आएंगे। उनका एक्सपेक्ट रेशो जो है वो 1 नहीं होगा, एक साइड पे फैले हुए होंगे, एक साइड से तंग होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर ये एक एस्पेक्ट दिया है। अब ये चीजें हमारे जो कोर्स है उसके स्कोप से बाहर है, लेकिन इस प्रोग्राम को चलाने के लिए मुझे चाहिए थी। फिर ये मैंने एक जो है हर लूप को एक डिले दिया है 1 सेकंड का, और 1 सेकंड का, ताकि जो है वो मुझे काम होता हुआ नजर आए। फिर ये स्पेशल कमांड्स हैं, ये जब मुझे हैंडल हाथ में आ गया फिगर, तो फिगर का हैंडल यूज करते हुए मैं जहां पर ड्राइंग बनाना चाहता हूं, तो अब ये लफ्ज आपके लिए फैमिलियर होगा, कैनवस। तो ये मेरा वो जहां पर मैं पेंटिंग करना चाहता हूं, ये वो कैनवस है। और उसके बाद ये कमांड है फ्लश इवेंट्स की। इसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि ये फ्लश इवेंट्स मुझे क्यों चाहिए थी, लेकिन ये मेरे लिए मस्ट है, इसके बगैर इट वॉन्ट वर्क। ये पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले क्या किया है, एक्सेस का हैंडल यूज किया है और CLA कमांड यूज किया है। इसका मतलब है कि जो पहले बनाया था उसको क्लियर कर दो, तो स्क्रीन को साफ किया। जो हम मैटले में CLS लिखते हैं तो स्क्रीन साफ हो जाती है, तो ये यहाँ पर CLA से क्लियर हुई है स्क्रीन। उसके बाद मैंने फॉर लूप को यूज किया है, और अब इस स्ट्रक्चर को देखें कि मैंने रेंज के साथ आइट्रेशन -1 कामा -1 कामा -1। आपको याद है रेंज का जो सिंटेक्स है क्या था? रेंज कमांड का सिंटेक्स
कोई शेयर करेगा? स्टार्ट स्टॉप स्टेप। हाँ शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ। तो ये जो है आइटरेशन -1, ये मेरा है स्टार्ट, यानी मैं एंड से शुरू करना चाह रहा हूं। और ये है स्टॉप, और ये है स्टेप, कि मैं एंड से शुरू करूं और एक एक नंबर रिड्यूस करता जाऊं। तो यानी जो काम मैं यहाँ फॉरवर्ड में कर रहा था वही काम यहाँ पर रिवर्स में होगा। तो मैं पहले एक दफ़ा इसको चलाता हूँ और फिर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ एंड विल सी। तो आई रन दिस प्रोग्राम। It is running, it will run for 20 seconds at least, और 20 सेकंड के बाद इसमें कुछ मुझे देना है। जब आप वेट कर रहे होते हैं तो 20 सेकंड कितने लंबे लगते हैं। तो ये 20 सेकंड के बाद उसने मुझे ड्रा किए हुए सर्किल शो कर दिए, एंड रिजल्ट मुझे शो कर दिया। पूरा प्रोग्राम मेरा चल गया है, कोई एरर नहीं है इसमें, कोई एरर नहीं है, लेकिन ये है कि इसने मुझे पूरे ड्रा किए हुए सर्किल शो कर दिए। जबकि मैंने ये कोड जो मेहनत की थी जुपिटर में, तो वो ये थी कि ये एक एक सर्किल मुझे ड्रा होता हुआ नजर आए, और वो जुपिटर में मुझे ड्रा होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन यहां पर मुझे एवरी टाइम मुझे एंड रिजल्ट मिल रहा था। तो देन आई एक्सप्लोर्ड स्पाइडर, और फिर मुझे पता चला कि जनाब अली, अगर आप यहाँ पर चले, यहाँ से देख लेता हूँ मैं, ये इसको यहाँ से हटा दूँ तो मेरा काम बन जाए। यहाँ पर आपको टूल बना हुआ नजर आ रहा होगा, स्पैनर। ओहो, आई कैन नॉट मूव इट। चलो मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ फिलहाल, फिर ले जाऊंगा। तो ये स्पैनर नजर आ रहा होगा, ये प्रेफरेंसेस हैं। वो प्रेफरेंसेस आपको यहाँ टूल में भी नजर आएंगे, ये टूल्स हैं। तो मैं टूल के मेनू में जा रहा हूँ, और टूल के मेनू में जाकर माय कंप्यूटर हैज गॉट स्लोड डाउन। टूल के मेनू में जाकर ये प्रेफरेंसेस आ गई मेरे पास, और इसमें बहुत सारी प्रेफरेंसेस हैं, इनमें शामिल रन भी है। इस वक्त मैंने रन को सिलेक्ट किया हुआ है। इस रन में कंसोल की चॉइस है, एग्जीक्यूट इन करंट कंसोल, एग्जीक्यूट इन ए डेडिकेटेड कंसोल, एग्जीक्यूट इन एन एक्सटर्नल सिस्टम टर्मिनल। तो मैंने फिर ये सिलेक्ट कर लिया कि यार ये मेरे कंसोल में तो काम हो नहीं रहा, तो मैं एक्सटर्नल कंसोल में जाऊं और वहां जाकर देखूं। तो मैंने ये टिक किया और इसको अप्लाई किया, और उसके बाद फिर जब मैं अब इसको रन करता हूं तो ये अब इस स्क्रीन पे रन नहीं होता, बल्कि ये मुझे एक और फिगर खोल देता है। इसने कमांड मोड में गया है ये, और मेरा कमांड टर्मिनल है, और टर्मिनल में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसे एक फिगर मेरे लिए खोलनी चाहिए। मेरा कंप्यूटर बहुत बहुत स्लो हो गया है, ये इसमें कोई, ये फिगर इसने मेरी खोल दी, और अब इसने सर्किल बनाने शुरू कर दिए। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो सबसे पहले बना था वो सबसे अंदर है,
और ये 10 सर्किल उसके पूरे हो गए, 9 सर्किल, तो अब वो रिवर्स ऑर्डर में प्लॉट कर रहा है। सर रिवर्स में क्यों कर रहा है? रिवर्स में इसलिए कर रहा है कि मैंने यहाँ पर जो आइटरेशन है वो रिवर्स में की हुई है। सेकंड लूप में मेरी जो आइटरेशन है वो रिवर्स में है, मैं हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जा रहा हूँ। आप इसको डिबगिंग विंडो में लिख के और चेक कर सकते हैं कि जब रेंज को इस तरह से लिखेंगे तो वो क्या जनरेट होगा। मैंने आपको बताया था कि रेंज को आप अगर देखना चाहें कि रेंज क्या जनरेट कर रहा है तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो विजिबल नहीं होता। तो फिर हमने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट लिखा था और अंदर रेंज लिखा था, तो उसने हमें लिस्ट बना के दे दी थी। तो वो लिस्ट जब आप रीड करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अब ये रिवर्स ऑर्डर में, इसलिए पहले बड़ा सर्किल, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अच्छा सर, इसमें जो है वो हमने फिगर डॉट कैनवा डॉट ड्रा तो इसको प्लॉट करने के लिए यूज किया था, तो जो नीचे वाला डॉट फ्लैश अंडरस्कोर इवेंट्स है, ये इसका क्या पर्पस था? हाँ, जब मैंने इसका जिक्र किया था तो उस वक्त भी मैंने सॉरी कहा था कि मुझे अभी पूरा होल्ड नहीं है इस लाइन के ऊपर कि ये फ्लैश इवेंट्स की कमांड मुझे क्यों यूज करनी पड़ गई, और मैं इसको अगर हटा दूं तो क्या होगा, तो मैं चेक करूंगा। ठीक। और सर जिस तरह हम रेंज में स्टार्ट स्टॉप और स्टेप यूज करते हैं, जो हमने ऊपर थीटा डिफाइन किया था उसमें 0 और 2 पाई और आगे फिर 360 था, वो भी वैसे ही कमांड थी? नहीं नहीं, ये लिन स्पेस है। आप ये बताते हैं कि आपने कितने पॉइंट्स ड्रा करने हैं, ये 360 पॉइंट्स ड्रा करने हैं। कहाँ से स्टार्ट लेना है, 0 से स्टार्ट लेना है, और उसकी स्पेसिंग किस तरह से होगी वो यहाँ इस नंबर से आ 360 पॉइंट्स। और तो ये इस कैलकुलेशन में उसने मुझे 360 पॉइंट्स कैलकुलेट करके देने 2 इंटू np.py से। पहले वो 0 वैल्यू लेगा, मुझे एक रिजल्ट दे देगा, फिर 1 लेगा, उसका वो 2 पाई निकाल देगा। इस तरह 360 पॉइंट्स उसने मल्टीप्लाई करने हैं पाई से। सर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, स्टार्ट स्पेसिंग और पॉइंट्स। स्टार्ट स्पेसिंग और पॉइंट कह लें, लेकिन ये कि जो है ये इसको स्पेसिंग की बजाय 0 और ये है क्या कहते हैं उसको एंड पॉइंट, 0 से 2 पाई तक आपको नंबर्स चाहिए। जी सर। और 360 ने ये बताया कि वो 0 से 3 जो 2 पाई है उसको 360 से डिवाइड करेगा, उससे स्पेसिंग जनरेट होगी। ये स्टार्ट है, 0 स्टार्ट है, 0 स्टार्ट है, 360 डिग्री। नहीं नहीं, 0 स्टार्ट है, कहां तक कैलकुलेशन चाहिए, 2 पाई तक। तो पूरा सर्किल हो गया ना। जी सर, 2 पाई। स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड स्टॉप एट 2 एंड पाई। है 2 पाई, 2 पाई। अब इसमें स्पेसिंग जो जनरेट होनी है वो 360 से इसने 2 पाई को डिवाइड कर लेना है, बल्कि 2 पाई माइनस 0 को डिवाइड करना है 360 से, वो स्पेसिंग आ जाएगी। यानी तो हम अब ये वन कह सकते वन हैं रेंज और इसमें सिर्फ ये फर्क है कि रेंज में वो आखिरी जो एलिमेंट होता है उसमें वो बता रहा होता है कि स्टेप कितना बड़ा होगा। यहाँ पर वो बेसिकली जो मैक्सिमम और मिनिमम जो स्टार्ट और एंड है उसके दरमियान में जो गैप है उसको डिवाइड करके स्टेप डिफाइन कर। हाँ ऐसे ही है, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जो है वो एक नोट ऑफ कॉशन, नोट ऑफ कॉशन कि देयर इज नो पॉइंट इन कंपेयरिंग रेंज एंड लिन स्पेस, टू डिफरेंट थिंग। आपने कुछ पॉइंट्स जनरेट करने, नॉर्मली जब हम प्लॉट कर रहे होते हैं तो हमें एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं।
अगर तो हम ये इसमें हाँ बोले बोले बोले। अच्छा, अगर हम 360 की बजाय इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो मेरा सर्कल जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, उसमें गैप्स होंगे। हाँ हमें जर्क नजर आ सकते हैं, 60 काफी होता है लेकिन फिर भी जर्क नजर आ सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं, चेंज कर लें, फिर चेक कर लेते हैं सर। चेक कर लेते हैं। तो कम पॉइंट, जितने कम पॉइंट्स आप ड्रा करेंगे तो रेजोल्यूशन पर फर्क पड़ेगा उसकी। और वो डिसकंटिन्यूटी की तरफ भी जा सकता है कि हमें फिर डॉट्स नजर आने शुरू हो जाए सर्कल के। इसमें तो ऐसे पूरे ही हैं। नहीं अभी नजर नहीं आ रहे इसमें 60 में नहीं पता चल रहा। अच्छा एक और बात है ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं पता चल रहा। सर थोड़ा रफ रफ तो हो गया सर्कल हाँ पहले के। थोड़ा सा रफ, हाँ थोड़ा सा रफ हो गया, थोड़ा सा रफ हो गया, लेकिन क्यों नहीं आ सकता, जो बहुत ज्यादा वाजे फर्क नजर नहीं आ रहा। और वैल्यू ट्राई करेंगे तो हो सकता है बहुत वाजे फर्क नजर आ जाए। वो वाजे फर्क इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि जो लाइन ग्राफ्स होते हैं, लाइन ग्राफ में जब आप दो पॉइंट्स ड्रा करते हैं तो वो जो प्लॉटिंग फैसिलिटी है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में कर्व को इंटरपोलेट करती है। खुद ही वो लिंक कर देती है। हाँ खुद ही लिंक कर देती है कि इसको इस शेप में जाना चाहिए। तो इसलिए शायद, हाँ फिर भी आप देख लीजिएगा और कम वैल्यू करके देखेंगे, पता चल जाएगा। इट्स ए गुड गुड एक्सरसाइज और अंदाजा हो जाएगा। तो एक बात तो ये थी, और एक बात और, बल्कि मे बी दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस टुडे, एंड दैट इज कि मैंने यहाँ पर मैंने ये दो लिस्ट जनरेट किए हैं। एक लिस्ट ए है मेरा एक कोऑर्डिनेट, और लिस्ट बी है वो दूसरा कोऑर्डिनेट। ऊपर जनरेट किए ना ए और बी। तो ए मेरा एक कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस के साथ, और वाई कोऑर्डिनेट मेरा जो है वो साइन के साथ आ रहा है। यहां मैंने क्या किया कि एक लिस्ट ए को मैंने रिवर्स कर दिया। तो लिस्ट ए को जब मैंने रिवर्स किया तो क्या होगा कि एक कोऑर्डिनेट तो मुझे देगा पूरा डायमीटर की वैल्यू, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो देगा वो विड्थ 0 देगा, क्योंकि रिवर्स हो चुका। एक मैक्सिमम देगा तो दूसरा मिनिमम देगा। तो एनीवे ये मैथमेटिक्स जो है उस पर ज़्यादा फिक्रमंद होने वाली बात नहीं है, लेकिन जो है एंजॉय करने वाली बात है वो ये है कि इस माइनर मॉडिफिकेशन की वजह से, ये तो इसने प्लॉट कर दिए फॉरवर्ड लूप को। नाउ इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट लूप। So this is what we get, just a single minor modification. तो ये हमें इनवाइट करती है इस बात पे कि हम जो है थोड़ा सा अपने आप को मैथमेटिक्स ओरिएंटेड करें। सर इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसने लिस्ट ए को रिवर्स करने से ये हमारी सबसे पहले ये लाइन प्लॉट हुई थी। डायमीटर जो है जी ये एक वेरिएबल था, वो मैक्सिमम पे गया हुआ था, वाई वेरिएबल, और एक्स 0 पर है। जी सर। लिहाजा उसने एक लाइन कर दी, सर्किल बनता ही नहीं है। उसने 3D पिलो बना दिया। जी हाँ। फिर उसने क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट दूसरा जो है, पहले से थोड़ा छोटा है। ये लाइन बड़ी थी, ये वाई कोऑर्डिनेट छोटा है, और अब एक्स को थोड़ी सी वैल्यू मिल गई।
रिवर्स में, तो ये एलिप्स आ गया। इसी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम, अब यहाँ पर x मैक्सिमम पर चला गया और y मिनिमम पर चला गया। अगर हम इसमें ए और बी दोनों को रिवर्स कर दे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर दायरे सर्किल बनेंगे लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज। यानी जो हमने काम दूसरे वाले लूप से लिया था जिसमें आइटरेशन माइनस में ली थी, वही काम हम दोनों इसको रिवर्स करके भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ऐसे सही सही समझा आपने, बिल्कुल ऐसे कर सकते। एंड बाय द वे आई गॉट दिस स्ट्रक्चर एक्सीडेंटली, इट्स नॉट डिजाइंड। लेकिन अच्छा एलिगेंट लग रहा है, मुझे एलिगेंट लग रहा है, मुझे तो मैं सेफ रखूंगा इसको। बहुत बहुत इसमें लाइट है। हम इसीलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स को जब आप विजुलाइज देते हैं, विजुलाइजेशन देते हैं, तो मैथमेटिक्स बोलने लगती है। 3D पिलो लग रहा है सर। हाँ, देखने में 3D पिलो लग रहा है, लेकिन ये कस्टमर लैंग्वेज है। डिजाइनर लैंग्वेज ये है कि हमने मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करनी है थोड़ी सी। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको शेप्स बनाने हैं तो इन शेप्स के पीछे जो है मैथमेटिक्स होती है, इक्वेशंस होती हैं। तो एनीवे थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स को समझने में ड्राइंग हेल्प करती है। तो perhaps this is the point where I would like to end. I would like to thank you everyone. तो हमने ब्रेक लेना तो वो ब्रेक लेकिन एनीवे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह जो है वो कुछ मैथमेटिक्स को टच करूंगा और इंशाल्लाह फंक्शंस इंट्रोड्यूस करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो प्रोग्राम्स हमने पहले लिखे हैं इन्हीं को फंक्शंस के एनवेलप में डाला जा सके। अच्छा, इन द मीन टाइम क्योंकि जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, तो आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो लर्निंग आपकी क्वेस्ट है, उसमें कोई खास चीज जिसको आप ज्यादा फोकस करना चाहें तो वो मुझे बता दें। अदरवाइज मेरी इंटेंशन ये है कि मैं इमेजेस को हैंडल करूं। अच्छा, जब सर हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम पाइथन में या आगे डाटा साइंस में जाके हम लीनियर अलजेब्रा सिर्फ पढ़ेंगे या हम डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन भी करेंगे उसमें यूज? नहीं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की जो क्वालिटेटिव मीनिंग है उसको यूज करेंगे। मतलब हमें लीनियर अलजेब्रा के थ्रू? हाँ, मैं बात करने लगा हूँ, क्योंकि देखे ना, बहुत सारे जो काम है वो बिहाइंड द सीन हो रहे होते हैं, तो आपको उसकी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो असल में आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो आप स्लोप देख रहे होते हैं, और जब आप देखते हैं कि स्लोप 0 है तो आप कहते हैं कि ये मेरे फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट है। तो हमें जब हम डेटा साइंस में जाते हैं तो हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि कोई फिनोमेना है उसका मिनिमम ढूंढें या मैक्सिमम ढूंढें, और अगर उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करके उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो वहां बैकग्राउंड में कैलकुलस चल रही होगी, और हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कैलकुलस लेवल पे नहीं जाना पड़ेगा। लीनियर अलजेब्रा की क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें, कैलकुलस की क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे मैंने अभी बात की कि हम जब स्लोप देखते हैं या सेकंड डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो हम क्या देख रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली स्लोप देख रहे होते हैं, और हम ये देख रहे होते हैं कि फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने डेटा साइंस में
इस क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग को इंटीग्रेट करना है हमें एल्गोरिथम को समझने के लिए, तो हमारा ज़्यादा जो सफ़र होगा वो एल्गोरिथमिक लेवल पे होगा। लेकिन लीनियर अलजेब्रा हमें चाहिए होगी, उसकी भी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी कि अगर हम मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें मेजर देता है सिमिलैरिटी की कि दो वेक्टर्स कितने सिमिलर हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि वेक्टर का जो हमारा कंसेप्ट है ऑर्डर नंबर का, उस कंसेप्ट को मैं ड्रास्टिकली बिल्कुल क्वालिटेटिव लेवल पे ले जाऊंगा ताकि वो वेक्टर बोलने लगे। और फिर जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं या मैट्रिक्स को डिकम्पोज करते हैं तो वो ये ऑपरेशन बोलने लगे कि इसका मतलब क्या है। काम तो मुझे मैथमेटिका भी कर देगा, मैटलैब भी कर देगा, पाइथन भी कर देता है, लेकिन इससे ये मैं ऐसे करना क्यों चाह रहा हूँ। तो लिहाजा मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे और कैलकुलस का पार्ट भी हम यूज करेंगे, लेकिन इन सब की मैं क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा कि हम जब कहते हैं लीनियर अलजेब्रा की स्पेसेस है तो इसका असल में रियल लाइफ में इसकी मीनिंग क्या है। मैं समझता हूँ ये एक वैल्यू होगी जो मैं इस कोर्स को दे सकूंगा मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स की इंटरप्रिटेशन। रजा, आर यू विद मी? जी मैं ठीक, मैं समझ गया आपका पॉइंट। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जी मैं बिल्कुल समझ गया। तो वहां पर फिर उसमें हाँ जो वो जो इंट्यूशन डेवलप होती है ना मैथमेटिक्स की, वो आपको हेल्प करती है आगे। तो वो इंशाल्लाह हम वो काम करेंगे। ठीक, ओके। ये फाइल आप शेयर करेंगे हमसे जो आज आपने पढ़ाई है, फाइल शेयर करेंगे? नहीं, शेयर ना करने की क्या वजह है, मैं तो बस थोड़ा सा सुस्त हूँ, मुझे रिमाइंड उसामा फॉलो कर ले, मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।